मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो का हमारा विषय रहेगा मनोव्याधि मनोविज्ञान का मनोगतिकीय मॉडल या मनोव्याधि मनःशास्त्र का मनोगतिकीय मॉडल, साइको डायनेमिक मॉडल। इस टॉपिक में दो टर्म मुख्य हैं, एक तो मनोव्याधि मनोविज्ञान और एक है मनोगतिकीय। तो पहले इनको समझना जरूरी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनोव्याधि मनोविज्ञान या मनोव्याधि मनःशास्त्र होता क्या है। ये विज्ञान की वो शाखा है, याद रखना मैं विज्ञान की बोल रहा हूं, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो जो मनोवैज्ञानिक विकारों का अध्ययन करना और उनका निदान डायग्नोसिस करना इस शाखा के अधीन आता है। जैसे साइको और पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, आपके नॉर्मल ब्लड लिया, तो ब्लड लेने से क्या होगा, उसके अंदर जो विकार होंगे वो पता चल जाएंगे, डायग्नोस कर लिया ना। और यहीं पर जो डायग्नोसिस है वो मनोवैज्ञानिक विकारों का है, और उसके बाद फिर उन विकारों का अध्ययन भी किया जाता है कि ये कैसे विकसित हुए और क्यों विकसित हुए। यही अध्ययन क्षेत्र है मनोव्याधि मनोविज्ञान का। दूसरी इसमें टर्म है मनोगतिकीय, अंग्रेजी में बोलते हैं साइको डायनेमिक। ये क्या चीज है, दो चीजों से बना हुआ है, साइको और डायनेमिक्स, डायनेमिज्म जिसमें गति हो, और मनो मानसिक। तो मानसिक रूप से जो गतिशील है ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब वो मानसिक रूप से गतिशील, उसको अगर हम समझें तो सिगमंड फ्रायड का एक साइको एनालिटिकल मॉडल है, मनोविश्लेषणात्मक मनोगतिकीय मॉडल, उस पर आधारित है। इस मॉडल में ये अज्यूम किया जाता है कि व्यक्ति की जो बचपन के अनुभव थे और जो हमारे अचेतन में मानसिक प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो सारे मिल करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अर्थात व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। यूं समझ लीजिए, आज जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, उसके पीछे हमारे बचपन के अनुभव और हमारे अचेतन में जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हीं के फलस्वरूप आज हम जैसे हैं वैसे हैं। ये वाला मॉडल कुछ मान्यताओं की नींव पर खड़ा हुआ है, और ये कुछ 4 मान्यताएं हैं। अगर हम इन चारों मान्यताओं को ना माने तो मनोगतिकीय मॉडल को मानने का हमारे पास कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि हम मॉडल को मानते हैं, इसीलिए नहीं मानते कि मॉडल स्ट्रांग है, हम इसलिए मानते हैं कि उसकी मान्यताओं पर हमारा विश्वास है। अर्थात जब इस मॉडल को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उस समय ये चारों मान्यताएं आपके जहन में होनी चाहिए कि इन्हीं के आधार पर आगे सारी बात होगी। पहली मान्यता क्या है, ये कहती है कि अनसुलझे अचेतन संघर्ष, यानी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे संघर्ष लगातार चलते रहते हैं जो सुलझने में नहीं आते हैं, और वही संघर्ष व्यक्ति के अंदर मानसिक विकारों को जन्म देते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि इसके 3 घटक हैं अचेतन मन के, ईद, अहम और परा अहम, ईद, ईगो और सुपर ईगो। इनके तीनों के एग्जिस्टेंस को हमें मानना ही होगा अगर हम साइकोडायनेमिक मॉडल को पढ़ते हैं या इसको हम मानते हैं। तो तीसरी मान्यता है अचेतन के ये जो 3 घटक मैंने बताए, ईद, ईगो और सुपर ईगो, इनके बीच आपस में एक लगातार संघर्ष चलता रहता है।
और वही संघर्ष व्यक्ति में मानसिक विकारों को जन्म देता है। अब बात यह आती है कि अगर व्यक्ति के अंदर मानसिक संघर्ष लगातार चलता रहता है तो व्यक्ति उससे निपटता कैसे है? ये मॉडल ये मानता है कि मानसिक संघर्षों से निपटने के लिए व्यक्ति रक्षा तंत्रों का प्रयोग करता है। अब इस मॉडल के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अचेतन मन के 3 घटक होते हैं, इदम, अहम, प्राहम। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति का जो आज व्यवहार है या व्यक्तित्व है, वो इन तीनों के अंदर जो परस्पर क्रिया हुई है उसका परिणाम है। मैं जानता हूं कि आप तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, चलो हम जल्दी से इनको एक बार और जान लें। इदम क्या है? ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है व्यक्तियों में, जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। और ये मॉडल ये सुझाता है कि 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को हम रचनात्मक कहते हैं, जीवन, और डिस्ट्रक्टिव को हम कहते हैं विनाशकारी। तो ये ईद वहां से इन प्रवृत्तियों से निकलती है। दूसरा अहम। अहम क्या है? इदम और प्राअहम के बीच समन्वय रखने की कोशिश करता है और ये यथार्थ के धरातल पर काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर यह आधारित होता है। और प्राअहम ये सही और गलत के बीच में फैसला करता है और नैतिक सिद्धांत पर काम करता है। उदाहरण के लिए, आप मार्केट जा रहे हैं, आपको कोई एक मिठाई बहुत अच्छी लगी, पसंद आई कि देखो यार कितने ताजा ताजा लड्डू बना के रखे हलवाई ने। आप क्या करेंगे? आपके अंदर जो ईद जो घटक है वो कहेगा उठा के खा ले, मजा आएगा इसमें खाने में। सुपरी को कहेगा नहीं नहीं गलत है यार, उसने कितनी मेहनत से बनाया, आपको पे करना चाहिए उसके लिए, ये नैतिकता नहीं है। तो ये क्या होगा? दोनों के बीच में संघर्ष है। आप वहां खड़े हैं, जीभ लपलपा भी रही है और आप रुके हुए भी हैं। तो अहम देखेगा इस बात पर समन्वय के कि भाई आप खाइए जरूर लेकिन खरीद के खाइए, कि दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर दिया। और अहम यह भी कहेगा कि अगर आप ईद की बात मान ली, अंदर ही अंदर चर्चा चल रही उनकी, तो आप उठा के चले गए, हलवाई ने लट दिया पीठ में आपके। यथार्थ की बात है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है ईगो। इस तरह से आप तीनों घटकों को समझ सकते हैं। अब इसी मॉडल में 3 चीजें और आती हैं, दुश्चिंता, रक्षा तंत्र और अचेतन मन। दुश्चिंता क्या है? जो इमिनेंट खतरे हैं, जो अभी आने ही वाले हैं, आए नहीं है, आने वाले खतरे, जिनके कारण से व्यक्ति अपने अंदर एक दर्दनाक अनुभव की अनुभूति करता है। अभी खतरा आया नहीं है लेकिन उसी से आने से पहले ही व्यक्ति के अंदर पेन शुरू हो गया, ये दुश्चिंता है। भय, फियर है इमिनेंट डेंजर का। और फ्रायड ने इस मॉडल में 3 प्रकार की दुश्चिंता बताई है। दुश्चिंता को फ्रायड एक मानसिक कष्ट, मेंटल पेन का नाम देता है, कि व्यक्ति को दुश्चिंता के कारण एक दर्द का अनुभव होने लगता है। पहली दुश्चिंता उन्होंने बताई है वास्तविक दुश्चिंता, दूसरी है न्यूरोटिक दुश्चिंता और तीसरी है नैतिक दुश्चिंता। दूसरा इसमें मुख्य घटक है रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र क्या होते हैं? ये मॉडल ये मानता है कि जब अहम किसी समस्या, किसी संघर्ष या किसी चुनौती से निपटने के लिए कोई कदम उठाता है, तर्क संगत स्टेप वो लेता है, और उसमें जब व्यक्ति विफल हो जाता है तो विफल होने पर क्या होता है? अहम को चोट पहुंचती है। उस चोट से बचने के लिए अहम क्या करता है? तर्कहीन, जिसका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, ऐसे सहारों की खोज करता है और इनको हम रक्षा तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने पहले तर्क संगत एफर्ट लगाए, जंप लगाए, इधर उधर किया, काम सारा, बात नहीं बनी। फिर उसने एक तर्कहीन सहारा ले लिया कि अंगूर खट्टे, फायदा नहीं जंप लगाने का। इनको हम रक्षा तंत्र कहते हैं।
अब रक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कई सारे सुझाए, जैसे रिग्रेशन है, प्रेक्षेपण प्रोजेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रतिगमन है, युक्तिकरण, ये सारे के सारे रक्षा तंत्र की कैटेगरी में आते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। तीसरी बात है अचेतन मन। यूं माना जाता है अगर हम हमारे मन के 10 टुकड़े कर दें तो 9 टुकड़े अचेतन के हिस्से में आएंगे। बर्फ के टुकड़े को जैसे हम पानी में डाल देते हैं कि जितना ज्यादा हिस्सा उसका डूबा हुआ है पानी में वो अचेतन मन है, और जो ऊपर दिखेगा वो चेतन है। मोटे तौर पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अचेतन मन में हमारे मानसिक संघर्ष, वो सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, और वो सारे द्वंद जिन पर हम सही से फैसला ले नहीं पाए, वो सारे के सारे वहां स्टोर होते हैं। अब चेतन मन उनको सामने आने नहीं देता, क्योंकि हमारी ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं, अगर उसको हम उसी समय प्रकट कर दें तो पूरी संभावना कि हम वहीं पर पिट जाएंगे। लेकिन हम उनको प्रकट नहीं करते। इच्छाएं तो होती हैं, प्रकट नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? अचेतन मन में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि चेतन मन पिटने के भय से उनको आने नहीं देता। पर जब चेतन शांत हो जाता है नींद की गहरी अवस्था में, उस समय वो चीजें जो हमारे मानसिक द्वंद हैं, जो हमारी गहरी इच्छाएं हैं पाने की, वो सारी उस समय एक्सप्रेस होती हैं। ये मॉडल ही कहता है कि जब अचेतन मन में जो हमारी स्टोर सामग्री है वो अहम के साथ अगर एकीकृत नहीं होती है, यूं कह लीजिए कि अहम के साथ अगर उसकी नहीं बनती है, तो व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि अहम की अपनी बात है, अचेतन सामग्री की अपनी बात होगी, दोनों अपने आप को व्यवहार के माध्यम से एक्सप्रेस करना चाहेंगे। जब दोनों एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो व्यक्ति का व्यवहार सामान्य न होकर असामान्य प्रतीत होगा, जो कि मानसिक विकारों का एक लक्षण होता है। इतनी सारी बात की हमने, इसका जो जूस है वो ये है कि इस मॉडल का एक निर्णायक थीम है, एक विषय है। ये निर्णायक थीम लिखने का यहां पर मेरा प्रयोजन ये है कि अगर कोई आपसे एक लाइन में या एक सेंटेंस में साइकोडायनामिक मॉडल की बात करे, एक्सप्लेन करने की बात करे, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अचेतन सामग्री हमारे अचेतन मन में स्टोर है, उसका यदि अहम के साथ जुगाड़ नहीं बैठ पाता है, उसके साथ नहीं बन पाती है, तो क्या होता है? व्यक्ति तर्कहीन और कुअनुकूलित माल अडेप्टिव बिहेवियर करने लगता है, जिसे हम टेक्निकली मानसिक विकार कहते हैं। साइकोडायनामिक मॉडल को समझने के लिए मनोलैंगिक विकास की एक जो प्रक्रिया सिगमंड फ्रायड ने सुझाई है उसे भी समझना होगा। फ्रायड ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो एक क्रमिक चरण होते हैं। किसके? कामेच्छा सुख, उसके कुछ चरण हैं। उन चरणों के गुजरते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। पहली अवस्था होती है मौखिक अवस्था, जो लगभग पहले 2 साल होते हैं। तो ये मॉडल कह रहा है कि भाई जो मुख है वो कमोतेजक जोन, इरोनियस जोन का काम करता है। गुदावस्था होती है 2 से 3 वर्ष, जिसमें व्यक्ति की गुदा की जो झिल्ली है वो इरोनियस जोन का काम करती है। उसके बाद है लैंगिक अवस्था, वो 3 से 5 वर्ष की है। उसमें जो व्यक्ति के जनेंद्रियां हैं उससे वो छेड़छाड़ करता है, मैनिपुलेट करता है, वो उसका इरोनियस जोन होता है। उसके बाद है विलंबित अवस्था, लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 वर्ष। इसमें कोई इरोनियस जोन बच्चे का नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चा अपने जीवन से संबंधित कौशल सीखने की पूरी पूरी कोशिश करता है और सारा समय उसी में व्यतीत करता है कि आगे वाले जीवन में जो कौशल काम आने वाले हैं वो सारे वो सीखता है। और इसके बाद होती है अवस्था जननांग अवस्था, जो 12 वर्ष और उससे अधिक की होती है। ये प्यूबर्टी की है, यहाँ पर यौन अवस्था की शुरुआत होती है और व्यक्ति इसमें हेट्रोसेक्सुअल यानी कि विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये साइकोडायनामिक मॉडल को समझने के लिए मनोलैंगिक विकास के कुछ चरण की बात मैंने की, बहुत शॉर्ट में की क्योंकि आप समझते हैं, जानते हैं इसको। अब हम इस मॉडल की कुछ विशेषताओं पर नजर डाल लें। इससे पहले एक स्टेटमेंट में पढ़ के आपको सुना रहा हूं जो मैंने यहां पर इटैलिक की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह मॉडल मानव व्यवहार के एक नकारात्मक और निर्धारक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। नेगेटिविस्टिक
जो आत्मनिर्णय के लिए तर्क संगतता और स्वतंत्रता को कम कर देता है। अब कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। पहली विशेषता है कि व्यक्तियों पर सहज जैविक प्रवृत्तियां, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल वन, और अचेतन इच्छाओं का प्रभुत्व होता है, उनका कंट्रोल होता है। दूसरी विशेषता है मनोवैज्ञानिक विकार, मानव स्वभाव की आक्रामक और विनाशकारी जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तीसरी विशेषता है मानसिक विकारों में अचेतन प्रेरकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अचेतन प्रेरक, अनकॉन्शियस मोटिव्स, हमारे अचेतन मन में कुछ ऐसी प्रेरणाएं बसी होती हैं कि हम कुछ पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, वो प्रेरक होते हैं और वो मानसिक विकारों के जन्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथी विशेषता है अहम रक्षा तंत्र, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो मानसिक विकारों में बहुत योगदान देते हैं। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति बार बार और ज्यादा समय के लिए रक्षा तंत्रों का इस्तेमाल करता है, तो हमें ये कुछ हद तक समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर मानसिक विकारों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। पांचवी विशेषता है कि बचपन के अनुभव व्यक्तित्व के समायोजन न होने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर बचपन के अनुभव सही नहीं है तो भविष्य में व्यक्ति बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ये साइकोडायनामिक मॉडल मानता है। छठी विशेषता है कि मानसिक विकारों के विकास में और उनको बनाए रखने में जो हमारे यौन कारक होते हैं, लिबिडिनल फैक्टर्स होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सातवीं और आखिरी विशेषता है दर्दनाक अनुभवों और तर्कहीन आशंकाओं का दमन मानसिक विकारों की ओर ले जाता है। अर्थात ऐसे अनुभव जिसने हमें पास्ट में दर्द दिया है या कुछ हमारी ऐसी आशंकाएं थी जो ऐसा हो सकता था और उसको हमने दमन कर दिया उनका, तो व्यक्ति मानसिक विकारों की गिरफ्त में आ सकता है। दोस्तों, यहीं पर हमारा मनोव्याधि मनोशास्त्र का साइकोडायनामिक मॉडल समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, कंटेंट से आप संतुष्ट हैं, तो वेल एंड गुड। फिर आप और डीपली जानना चाहते हैं तो ये मेरे संदर्भ दिए गए हैं, इनको आप गहराई से देखिए और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। प्रेजेंटेशन स्टाइल, उदाहरण या जो मैंने आपके सामने कंटेंट्स दिखाए, अगर इससे आप संतुष्ट हैं, आपको ठीक लगे हैं, तो आप औरों को इस बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी पहलू पर कोई कमी दिखाई देती है या आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपको कोई जिज्ञासा है, तो आप मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या आप सीधे के सीधे मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। और दोस्तों, हमारी अगली परिचर्चा होगी मनोव्याधि मनोविज्ञान का व्यवहारात्मक मॉडल। उसे देखना ना भूलें। हम नए अंदाज में, नए उदाहरण के साथ और नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों विदा दीजिए। जय हिंद।